हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, घटना चक्र पॉइंटर केमिस्ट्री में हम आज पढ़ेंगे अपमार्जक। तो अपमार्जक क्या होते हैं? देखिए, जो भी हम कपड़े धुलने में प्रयोग करते हैं वो अपमार्जक होते हैं। साबुन भी यूज़ करते हैं हम। तो अपमार्जक आप जानते हैं कि हमें कपड़े धुलने में सहायता करते हैं। तो वही अपमार्जक का जो चैप्टर है ये है। और फ्रेंड्स, इसके साथ हम और भी वीडियोस इसी के केमिस्ट्री के बनाए हैं, बायो के बनाए हैं, फिजिक्स के बनाए हैं और इसके साथ जियोग्राफी वगैरह के बनाए हैं। तो वो भी आप देखें। ये वीडियो या फिर ये जो भी पॉइंटर है ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। आप चाहें तो इस वीडियो से भी पढ़ सकते हैं या फिर कोई और माध्यम है आप उससे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए तो शुरू करते हैं इसको। वनस्पति तेल, मोबिल तेल, केरोसिन तेल तथा कटिंग तेल में से साबुन बनाने में प्रयोग करते हैं। तो साबुन बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? वनस्पति तेल। तो जितने भी अपने वनस्पति तेल हैं इनका यूज साबुन बनाने में किया जाता है। अपमार्जक है। अपमार्जक क्या है? शोधन अभिकर्ता। ये क्या करते हैं? शोधन का ही तो काम करते हैं। कथन और देखिए कारण दिए हुए हैं। कथन में है कि अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देते हैं। और कारण बता रहा है कि अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कारण गलत है, लेकिन यहाँ पर कथन सही है। जो अपमार्जक होते हैं वो कपड़े कैसे साफ करते हैं? आप सोचिए, जैसे आप मान लीजिए निरमा लेते हैं और उसको पानी में घोल देते हैं। तो जब भी आप पानी में घोलते हैं निरमा, तो उसका जो पृष्ठ तनाव है वो कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव कम होने की वजह से पानी और वो जो निरमा है वो कपड़े के अंदर तक पहुंच जाता है, क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव कम है। तो जब वो अंदर तक पहुंच जाता है पृष्ठ तनाव कम होने के कारण, तो वहां पर जो धूल है, गर्द है, उसको वो बाहर कर देता है। तो अपमार्जक इसी प्रकार से यूजफुल होते हैं कपड़ों को साफ करने के लिए। तो पृष्ठ तनाव को क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो अगर ऐसा भी प्रश्न कहीं आता है कि अगर साबुन मिला दी जाती है किसी पानी में तो उसके पृष्ठ तनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वो स्थिर रहेगा, कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं? अगर ऐसा भी आता है तो हमें वहाँ पर इंडिकेट रखना है इस दिमाग में ये बात कि पृष्ठ तनाव को कम कर देता है वो। पुनः यहाँ पर देखिए कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन में है कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल में अधिक झाग बनाते हैं। और कारण दिया हुआ है कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो कारण है वो कथन का स्पष्टीकरण दे रहा है। तो देखिए कृत्रिम जो प्रक्षालक होते हैं, कपड़े धुलने वाले जो होते हैं, ये अधिक झाग देते हैं, डेफिनेटली अधिक। और ये क्या करते हैं कि कठोर जल में भी अधिक झाग देते हैं। क्यों ये कठोर जल में इसलिए झाग देते हैं? क्योंकि ये कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण बना देते हैं, इसलिए ये जो कठोर जल के साथ ये झाग दे पाते हैं। अदरवाइज ये कठोर जल के साथ झाग न दे पाए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और ये किस कंटेक्स्ट में है कि कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित करते हैं कि नंबर 1 चूर्ण शुष्क रहे और नंबर 2 चूर्ण में क्षारीयता बनी रहे। तो ये दोनों कारण सही हैं, ठीक है, कि चूर्ण शुष्क भी बना रहे और चूर्ण में क्षारीयता भी बने रहे, इसलिए अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट का मिश्रण किया जाता है। अगला देखिए अपना जो टॉपिक है वो है उर्वरक। उर्वरक आप सब जानते हैं। देखिए जो रासायनिक उर्वरक होती हैं ये फैक्ट्री में तैयार की जाती हैं, और जो उस तरह की खाद होती है, जैविक खाद होती हैं, वो उनको बिना फैक्ट्री के किसी तरह से उसमें से कूड़ा कचरा रहा, गोबर रहा और घर के जो अपशिष्ट खाद्य पदार्थ रहे, उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है और ये धीरे धीरे खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये होती है अपनी जैविक खाद। अब जो उर्वरक होते हैं जो कि कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं फैक्ट्रियों में, उनको हम यूज करते हैं अपनी फसलों की उर्वरता को देने के लिए, या फिर मिट्टी को उर्वरता देने के लिए और फसलों को पोषक देने के लिए। तो यहाँ पर देखिए कथन और कारक दिए हुए हैं। कथन में है पौधों की फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक हैं। तो ये बात यहाँ पर सही है, कथन सही है। यहाँ पर कारण दिया है कि 1 मीट्रिक टन जैव खाद
मुश्किल से 2 से 3 किलोग्राम फास्फोरस की पूर्ति करती है। तो देखिए यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं, और यहाँ पर जो कारण है वो कथन का स्पष्टीकरण भी कर रहा है। भाई देखिए, पौधों को फास्फोरस की आवश्यकता की पूर्ति होती है, और फास्फोरस की पूर्ति अगर जैव उर्वरक डाल के करते हैं तो 1 मीट्रिक टन में कितनी 2 से 3 किलोग्राम फास्फोरस उसको मिल पाता है। गेहूं की खेती के लिए उपयोग करेंगे, किसका उपयोग करेंगे? नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे, नाइट्रोजनी उर्वरक का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि गेहूं की जो फसल है उसकी जड़ों में ऐसी कोई विशेषता नहीं पाई जाती है जिससे वो नाइट्रोजन का निर्माण कर सके या फिर नाइट्रोजन को ले सके वो प्राकृतिक रूप से। बाकी जो दाल वाली फसलें होती हैं उनके जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, तो वो तो आसानी से वहाँ से ले लेते हैं, लेकिन गेहूं वाले जो फसलें हैं ये नहीं ले पाती हैं, इसलिए धान नहीं ले पाता इसी प्रकार से, तो इनको बाहर से नाइट्रोजन देने की आवश्यकता रहती है। तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक गेहूं की खेती को दिए जाते हैं। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है, उर्वरक में देखिए हम देख रहे हैं नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, ये सब पाया जा रहा है, लेकिन हाइड्रोजन उनमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो उर्वरकों में हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है। यहाँ पर देखिए पादप पोषक तत्व और कार कि कौन सा जो पोषक तत्व है वो पादप में क्या काम करता है। तो देखिए जो नाइट्रोजन होता है ये क्या करता है? वृद्धि एवं विकास का काम करता है, और नाइट्रोजन ही बदलता है किसमें? प्रोटीन में। इसलिए प्रोटीन भी देखिए किसके लिए है? विकास के लिए है, शरीर की वृद्धि के लिए, तो वही काम यहाँ पर नाइट्रोजन पौधों के लिए करती है। फास्फोरस जो है ये जड़ों की वृद्धि के लिए काम करता है, और जड़ों के विकास का जो काम है वो फास्फोरस के थ्रू होता है। पोटेशियम, पोटेशियम क्या करता है? स्टोमेटा के खुलने और बंद होने का नियंत्रण करता है। स्टोमेटा क्या होता है कि जब भी जो पत्तियां होती हैं मान लीजिए, तो इन पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और इन छिद्रों को बोलते हैं स्टोमेटा। इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू जो श्वसन की क्रिया है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेके भोजन बनाने की प्रक्रिया है वो पौधों द्वारा की जाती है। तो स्टोमेटा का जो कंट्रोल है, खुलना और बंद होना, ये इनका नियंत्रण जो है वो पोटेशियम के थ्रू होता है। एक तत्व है बोरान। बोरान क्या करता है? ये पौधों में रोग प्रतिरोधकता का विकास करता है। तो बोरान का काम है पौधों में रोग प्रतिरोधकता का विकास करना। वह उर्वरक जो मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है, तो सर्वाधिक अम्ल जो छोड़ता है वो होता है अमोनियम सल्फेट। और देखिए किसी भी फसल के लिए जो मिट्टी का जो पीएच मान है वो अगर 7 से थोड़ा नीचे होता है तो थोड़ा अच्छा होता है, मतलब थोड़ा सा अम्लीय जो मृदाएं होती हैं वो पौधों के विकास के लिए अच्छी होती हैं। वैसे अगर हम साधारण सी बात करें तो 6.5 से लेके 7.5 तक का जो पीएच मान है वो मिट्टी जो है वो फसलों के लिए ठीक होती है। यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है? तो यूरिया में नाइट्रोजन होती है कितनी? 47% होती है। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है किस रूप में? एमाइड के रूप में। तो यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाया जाता है। कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक अनुपयुक्त उपयोग के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर देखिए कथन दिए हैं और हमें बताना है वो कौन से कथन सही हैं। तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों का मिट्टी में प्रचुर भवन, मतलब कि उनको बढ़ा देते हैं। तो नाइट्रोजन का अगर हम प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का प्रयोग करते हैं, तो क्या वो सूक्ष्म जीवों को मिट्टी में बढ़ाते हैं? नहीं, वो नहीं बढ़ाते हैं। यहाँ तक कि कुछ सूक्ष्म जीव तो खत्म भी हो जाते हैं। तो इसलिए ये कथन क्या है? गलत है। अगला कथन है मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है। बिल्कुल ये ठीक है कि मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो जाती है नाइट्रोजन का अनियमितता से प्रयोग करने से। भौम जल यानी कि ग्राउंड वाटर में नाइट्रोजन का निच्छालन हो जाता है, यानी कि लिंचिंग हो जाती है। तो ये भी बात सही है, क्योंकि अगर हम यूरिया दे रहे हैं तो वो पानी के साथ मिल के नीचे चला जाता है, ग्राउंड वाटर में चला जाता है। तो ये भी यहाँ पर सही है। तो इस प्रकार से दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पर करेक्ट है। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, तो पौधे नाइट्रोजन कैसे प्राप्त करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। देखिए वायुमंडल में हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, लेकिन ये नाइट्रोजन पौधों द्वारा सीधे सीधे यूज नहीं की जा सकती है।
इसलिए जो ये नाइट्रोजन है ये किसी दूसरे फॉर्मेट में यूज करेंगे वो, तो वो किस में यूज करते हैं, नाइट्रेट के रूप में। तो नाइट्रेट के रूप में, और जैसा कि जो राइजोबियम जो जीवाणु होता है वो क्या करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में ही कन्वर्ट करता है। यूरिया उर्वरक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यूरिया के उत्पादन में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया यानी कि नीम कोटेड यूरिया के उपयोग को प्रोत्साहित करती है। क्यों, क्योंकि नीम लेप वाली जो यूरिया है यानी नीम लेपित जो ऊर्जा है मृदा में यूरिया के घुलने की दर को कम कर देती है। तो अगर नीम लेपित यूरिया है तो वो यूरिया तेजी से नहीं घुलती है, अदरवाइज यूरिया जैसे ही डाली जाती है खेत में वो तुरंत से घुल जाती है। डीएपी में फास्फोरस यानी कि P2O5 तथा नाइट्रोजन पाई जाती है। कितनी कितनी पाई जाती है, ये पाई जाती है देखिए 18% नाइट्रोजन तथा 46% फास्फोरस। डीएपी है ना, ये जो डीएपी जो और खाद होती है जिसमें इसका उपयोग जो हमारा बीज है उसी के साथ मिला के इसको बो दिया जाता है। मिश्रित उर्वरक है, मिश्रित उर्वरक कौन सी है, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट को मिश्रित उर्वरक कहते हैं। यूरिया, सोडियम सल्फेट, सुपर फास्फेट तथा पोटेशियम नाइट्रेट में से रासायनिक उर्वरक नहीं है। तो सोडियम सल्फेट जो है वो रासायनिक उर्वरक नहीं है। फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त तो क्या होती है, यूरिया। तो यूरिया छिड़काने के लिए, जैसे जब फसल खड़ी होती है तो इसमें छींटने के लिए, छिड़काने के लिए ये यूज होती है सीधे सीधे। ह्यूमस उदाहरण है किसका, यह है जैविक क्लोराइड का। तो जैविक क्लोराइड क्या है, ह्यूमस है। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है, सनई। जो सनई है, ढेंचा है, तो ये सारे लोबिया है, ये सब हरी खाद के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगला जो अपना वीडियो रहेगा वो विविध का रहेगा, और इसी के साथ अगला वीडियो के साथ हम कोशिश करेंगे कि ये केमिस्ट्री अपनी फिनिश हो जाए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक देखा आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।